हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वेल्थ चैनल। आज हम रिव्यू करेंगे मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35 म्यूचुअल फंड का। ये इस रिव्यू में हम लोग 23 पैरामीटर्स यूज करेंगे। जैसे आपने मेरी पुरानी सीरीज में भी देखा होगा, वी यूज 23 पैरामीटर्स टू रिव्यू अ म्यूचुअल फंड। सेम हम मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35 म्यूचुअल फंड का भी रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि ये 23 पैरामीटर्स पे कैसा उतरता है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग 23 पैरामीटर्स पे रिव्यू कर रहे हैं, बट अगेन हम सिर्फ डायरेक्ट प्लान का रिव्यू कर रहे हैं। देयर इज नो पॉइंट इन इन्वेस्टिंग इन द रेगुलर प्लान। आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आज की डेट में अवेलेबल हैं जिस पे आप जाके सीधा डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी एक्सपेंस रेशियो कम कर सकते हैं, जिससे कि आपकी रिटर्न ज़्यादा अच्छा हो। रेगुलर प्लान में जाएंगे, आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाएंगे, इट इज़ एक्चुअली more hassle going through someone rather than just directly logging onto a platform। MFU ऑनलाइन है, कैम्प्स है, मोतीलाल ओसवाल की आप डायरेक्ट साइट पे जा सकते हैं। और बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। बट अगेन आप जाके उन पे डायरेक्ट प्लान्स में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ईजी है, बहुत हैसल फ्री है आज की डेट में। अब आगे चलेंगे, पैरामीटर्स के बारे में देखेंगे, बट चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब कर लें। देखिए, वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, बट आपको लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में सिर्फ एक ही सेकेंड लगेगा। एट द सेम टाइम, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट में काफ़ी कम लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उसमें डीमैट अकाउंट चाहिए, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है। म्यूचुअल फंड्स काफ़ी ईजी हैं। प्लस आपको इंडिविजुअल शेयर को ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, वो म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर होता है वो करता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखें। आपको अगर लगे कि इसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आपके काम की इन्फॉर्मेशन है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आप चैनल को लाइक करते हैं तो आगे जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो आपके सब्सक्रिप्शन लिस्ट में आ जाएंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि ये और एडिशनल वीडियोस आ गए हैं। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं कि क्या वो म्यूचुअल फंड, उस म्यूचुअल फंड का एनालिसिस आप देख सकते हैं। आपको लगे ठीक है तो आप कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट आगे नहीं करना चाहिए तो मत कीजिए। या कोई और ऐसा फंड है जिसमें आपने इन्वेस्ट नहीं किया है, तो आप देख सकते हैं कि आपको लगे कि हाँ, ये म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेटर है, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं, अब एनालिसिस स्टार्ट करें। सो पहला पैरामीटर हमारा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी मोतीलाल ओसवाल है। अब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। हमें ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है या ऐसी एएमसीज के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है जिनका थिंकिंग और जिनकी लॉजिक काफ़ी अच्छी है। आपने मोतीलाल ओसवाल में मिस्टर रामदेव अग्रवाल का नाम सुना होगा। वो बात करते हैं क्यूएलजीपी की, वो बात करते हैं कि सिट टाइट बाय राइट, एक बार आप खरीद लो एंड देन जस्ट रिलैक्स एंड सिट। या वो क्वालिटी की बात करते हैं कि दे विल बाय क्वालिटी नेम्स। आयशर मोटर्स का नाम सुना होगा आपने। आयशर मोटर्स को उन्होंने बहुत पहले आइडेंटिफाई कर लिया था। तो आप मोतीलाल ओसवाल की पूरी साइट पे जाके आप स्टडी कर सकते हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, उनका लॉजिक क्या है, वो किस तरीके से सोचते हैं, और फिर वो किस तरीके से कंपनीज चूज करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। और आप वो उनकी पोर्टफोलियो होल्डिंग में भी देखेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो मेरे लिए सबसे पहला पैरामीटर हमेशा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, कि मैं किस कंपनी का म्यूचुअल फंड खरीद रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले पैरामीटर पे मोतीलाल ओसवाल है, जो कि बहुत अच्छी कंपनी है, मेरे लिए इट्स अ वेरी पॉजिटिव पैरामीटर। अब सेकंड पैरामीटर पे चलते हैं कि इसमें एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या है। एसेट अंडर मैनेजमेंट इज कि कितने करोड़ रुपए लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किए हुए हैं। अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। अगर फंड बहुत बड़ा हो जाएगा तो म्यूचुअल फंड मैनेजर का इसमें दिक्कत आ जाती है कि भाई इतने पैसों को हम इन्वेस्ट कहाँ करें। मार्केट में देखिए, अगर आप देखें इंडिया में इतने 3,000 स्टॉक्स हैं फॉर एग्जांपल, तो आप हर स्टॉक में तो इन्वेस्ट करेंगे नहीं। तो आपके पास में गिने चुने 50, 100, 200 स्टॉक्स होंगे। अब आप बहुत बड़ा फंड हो जाएगा तो आप कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करते रहेंगे और कितना कितना इन्वेस्ट करेंगे, वो फिर ब्लोट हो जाता है, बबल बन जाता है। बट अगर आपके पास फंड ही नहीं है तो आप कहाँ, फिर आप इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। अगर आप 1 करोड़ 50 लाख रुपए किसी फंड में इन्वेस्ट करेंगे, मैं फंड मैनेजर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, तो उसको रिटर्न कितना मिलेगा? हार्डली कुछ रिटर्न मिल पाएगा। तो इसलिए एसेट अंडर मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस फंड के 9830 करोड़ हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन मैं आपको बताता हूँ, लिक्विडिटी का होता है। अगर फंड बहुत छोटा सा फंड है, तो अगर आप डेली बेसिस पे परचेज और रिडेम्पशन करते हैं, तो वो फंड मैनेजर के पास में इनफ्लो आ रहा है, बड़ा अमाउंट का इनफ्लो आ रहा है और बड़े अमाउंट का आउटफ्लो हो रहा है, तो फंड मैनेजर को वो फिर हमेशा कैश मैनेजमेंट में फोकस करना पड़ेगा।
टिपिकली फंड्स कुछ अमाउंट अपना कैश में रखते हैं, ताकि अगर जैसे डेली रिडेम्पशन आए तो वो उसी कैश में से रिडीम कर देते हैं, उनको अपनी होल्डिंग को जो शेयर्स हैं उसके पास में उसको टच करने की जरूरत नहीं होती है। बट अगर बहुत छोटा सा फंड होगा तो उनको सडनली रिडेम्पशन का प्रेशर आ जाए, सडनली मार्केट डाउन हो गई और लोगों ने अपने पैसे रिडीम करने शुरू कर दिए, तो फंड मैनेजर के पास में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस फंड में वो प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ये काफ़ी अच्छा खासा बड़ा फंड है। तो सेकंड पैरामीटर पे भी ये मेरे हिसाब से पॉजिटिव है इस फंड के लिए। थर्ड पैरामीटर पे चलते हैं। थर्ड पैरामीटर है कैटेगरी। तो इट्स अ मल्टी कैप कैटेगरी। आप देखेंगे कि मल्टी कैप कैटेगरी जनरली इज बीटिंग द निफ्टी रिटर्न्स। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि जो 18 फंड्स ने निफ्टी के रिटर्न्स को बीट किया हुआ है 5 ईयर, 3 ईयर और 1 ईयर बेसिस पे, और दे आर कंसिस्टेंटली बीटिंग निफ्टी रिटर्न्स। तो उसमें आप देखेंगे कि 18 में से 6 फंड्स जो हैं वो मल्टी कैप कैटेगरी के फंड्स हैं। तो मल्टी कैप कैटेगरी इज अ गुड कैटेगरी। वहाँ पे फंड मैनेजर के पास में अपॉर्चुनिटी होती है कि वो लार्ज कैप, मीडियम कैप और स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सके और निफ्टी को इजीली बीट कर सके, और फंड्स कर भी रहे हैं निफ्टी को बीट। तो मल्टी कैप इज अ गुड कैटेगरी फॉर मी टू इन्वेस्ट इन। तो इसलिए मैंने इस पैरामीटर पे भी मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35 फंड को पॉजिटिव रेट किया है। आगे चलते हैं। फोर्थ पैरामीटर है फंड मैनेजर का। तो फंड मैनेजर का 1 साल का एक्सपीरियंस है। उसने पहले म्यूचुअल फंड्स और भी ट्रैक किए, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसमें मैं इसको नेगेटिव मार्क करूंगा। इवन दो इट्स अ वेरी गुड फंड हाउस, इवन दो ही इज गॉट अ वेरी गुड अमाउंट टू प्ले विद, या उसके पास में बहुत बड़ा काफ़ी अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए, बट सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस है। हर फंड अलग होता है। कोई ऐसा नहीं है कि आपने एक फंड मैनेज कर लिया तो सारे फंड्स एक तरीके से ही मैनेज होंगे, ऐसा नहीं कर सकते आप। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, उस फंड में हमें इनफैक्ट इन्वेस्ट ही नहीं करना है। हर फंड का मल्टी कैप फंड है, मोतीलाल का फंड है, 35 स्टॉक्स में फोकस करेगा। तो आपकी जो अंडरलाइन थीम है आपको उसको करना है, तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस जब आपके पास आएगा, आपके पास नॉलेज आएगी, आपके पास मेच्योरिटी आएगी, आपको पता रहेगा कि कैसे आपको प्ले करना है स्टॉक मार्केट में, कैसे आपको अपने वो वाले स्टॉक्स चूज करना है जो आगे चल के बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो एक्सपीरियंस होना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फंड मैनेजर खराब है, बट उनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है। तो मैंने जो पैरामीटर अप्लाई किया है उससे मुझे लगता है कि जब 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा फंड मैनेजर को इसी फंड को मैनेज करते हुए, तो इट विल बिकम अ पॉजिटिव पैरामीटर। नेक्स्ट पैरामीटर पे चलते हैं, बेंचमार्क। सो इट इज बेंचमार्किंग इटसेल्फ अगेंस्ट निफ्टी 500, जो अगेन मेरे लिए नेगेटिव है। यू शुड नॉट बी लुकिंग एट इन्वेस्टिंग इन निफ्टी 500 कंपनीज। जो निफ्टी की टॉप 500 है आप उनमें इन्वेस्ट नहीं करें। आप छोटा बेंचमार्क ले लें, मे बी 100 या 200 का, क्योंकि निफ्टी 500 में बहुत ज़्यादा कंपनीज हो जाती हैं। आपका बेंचमार्क काफ़ी एवरेज आउट हो चुका है। आपको परफॉर्म करना है निफ्टी 50 के अगेंस्ट या निफ्टी 100 के अगेंस्ट, या और भी ले जाए तो निफ्टी 200 के अगेंस्ट। अब जो सिचुएशन है कोरोना वायरस को लेके और हमारी इकोनॉमी में, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो बड़ी कंपनी है दे विल परफॉर्म वेल। तो इसलिए मेरे को लगता है ये बेंचमार्क के बेसिस पे भी बहुत अच्छा इन्होंने बेंचमार्क अपने आप को नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट पैरामीटर देखेंगे, एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो इसकी 0.82% है, विच इज़ फाइन। 1% से कम एक्सपेंस रेशियो इज गुड। इट कैन बी इवन लेस। कुछ फंड्स हैं जैसे एक्सिस ब्लू चिप फंड है, उसकी एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.44% है, बट इसकी एक्सपेंस रेशियो 0.82% है, विच इज़ फाइन। अगर ये हमें अच्छा रिटर्न देता है तो एज एन इन्वेस्टर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो देने में, बट एटलीस्ट द परफॉर्मेंस शुड बी गुड। नेक्स्ट पैरामीटर पे चलेंगे, टर्नओवर। टर्नओवर 30% है। टर्नओवर का मतलब होता है कि कितने स्टॉक्स ये हर साल चेंज करता है, तो 30% ऑफ द स्टॉक्स आर बीइंग चेंज। ये बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने हर साल हर सारे के सारे स्टॉक्स चेंज कर दिए, और इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि जो आपके पास पुराने स्टॉक्स हैं उनमें से कोई कुछ कुछ हो सकता है नॉन परफॉर्मिंग हो जाएं, जो रिटर्न नहीं अच्छा ना दे रहे हो आप, लेकिन उनको भी कैरी ओवर कर रहे हैं। तो आपके जो लो परफॉर्मिंग या लेस परफॉर्मिंग फंड स्टॉक्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, आप उनको निकाल दें और उसकी जगह पे जो आगे अच्छे परफॉर्म करेंगे उन स्टॉक्स को ले आएं। तो 30% टर्नओवर इज अ गुड वैल्यू फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव रेट किया है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पैरामीटर पे। 5 ईयर रिटर्न 6.3 है। अगर आप निफ्टी का 5 ईयर रिटर्न देखेंगे दैट इज अराउंड 5.5%, तो इसने 5 साल के बेसिस पे निफ्टी को बीट किया है, तो अगेन इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। 3 साल का रिटर्न देखेंगे -1.1% है। निफ्टी का 3 साल का रिटर्न 3.6 है, बट मैंने इसको फिर भी पॉजिटिव दिया क्योंकि ज़्यादातर फंड्स आज की डेट में नेगेटिव
रिटर्न दे रहे हैं और -1.1 से कहीं ज़्यादा नेगेटिव दे रहे हैं। तो अगर मैं पूरी म्यूचुअल फंड, जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी अगर मैं बास्केट देखूं तो उसमें इट इज़ परफॉर्मिंग बेटर एट अ 3 ईयर रेशियो। तो इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव -1.1, मतलब मैंने इसको पॉजिटिव पैरामीटर दिया। 1 ईयर रिटर्न देखेंगे, 1 ईयर रिटर्न -12 है जो कि खराब है। निफ्टी का 1 ईयर रिटर्न -10 है। तो इस पे मैंने इसको नेगेटिव मार्क कर दिया है कि इट शुड हैव बीन एबल टू बीट निफ्टी। द मार्केट क्रैश वाज कमिंग, यू नो दे शुड हैव प्लान्ड फॉर इट। एज अ फंड मैनेजर हम लोग एक्सपेंस दे रहे हैं, हम लोग म्यूचुअल फंड में इसीलिए इन्वेस्ट करना है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर वुड टेक केयर ऑफ दी ब्लैक स्वान इवेंट्स। या अगर कोई ऐसी चीज़ आ रही है जिसमें लगता है कि फंड अच्छा रिटर्न नहीं दे पाएगा तो फंड को मैनेज करना चाहिए था, जो कि फंड ने मैनेज नहीं किया और निफ्टी के रिटर्न को बीट नहीं कर पाए। देयर आर 18 फंड्स जिन्होंने निफ्टी को 5 साल, 3 साल और 1 साल पे बीट किया। और अगर आप चाहें तो आप मेरा जाके वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने वो बताए हैं वो कौन से 18 फंड्स हैं जो बीट कर रहे हैं। तो इस पे मैंने इस फंड को नेगेटिव मार्क दिया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। तो मल्टी कैप में 54 फंड्स हैं जिसमें एज पर वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन ये वाला फंड 43rd रैंक है, विच इज अगेन नॉट अ वेरी गुड पोजीशन टू बी इन। वी डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन लो रैंकिंग फंड्स, वी वांट टू इन्वेस्ट इन फंड्स जो टॉप 5-10 के अंदर आ रहे हैं। तो ये मेरे लिए एक नेगेटिव पैरामीटर है इस फंड को लेके। नेक्स्ट चलेंगे, पी रेशियो 26.4 है। इट इज़ अ रेड फ्लैग फॉर मी, क्योंकि 26.4 बहुत अच्छा नंबर नहीं है। जनरली निफ्टी की जो 15 to 17 एवरेज पी है, एंड यू शुड नॉट बी इन्वेस्टिंग अगर 2023 के ऊपर हो जाए तो इट इज़ कंसिडर्ड एज, मतलब इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी एक्सपेंसिव। हमें इन्वेस्ट तब करना है जब निफ्टी पी लो हो, जब चीप हो निफ्टी, एज कम्पेयर टू इन्वेस्टिंग एट अ वेरी हाई पी और एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। तो अभी काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है निफ्टी, सॉरी इस फंड का पी एक्सपेंसिव हो चुका है। तो ये एक थोड़ा नेगेटिव पैरामीटर है। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कर लें, इट विल टेक ओनली 1 सेकेंड फॉर यू। और मैं आगे भी जैसे कोई म्यूचुअल फंड का रिव्यू डालता हूँ या कोई भी शेयर्स के ऊपर रिव्यू डालता हूँ या कोई भी शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन डालता हूँ तो वो आपके सब्सक्रिप्शन लिस्ट में आ जाएगी। एक नोटिफिकेशंस में अलर्ट का बटन होता है, आप उसको क्लिक कर सकते हैं तो आपको अलर्ट आते रहेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप, मतलब आप देखें वीडियो। अगर आपको उस वीडियो में जो डेटा पॉइंट्स दिए हैं वो अच्छे लगे हैं तो आप अपनी प्लानिंग में कंसिडर करें, नहीं तो आप इग्नोर कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन है। स्टैंडर्ड डिविएशन इज ये कितना डिविएट करता है अपने रिटर्न्स को लेके। तो 21 है, विच इज़ अ गुड 20% के आसपास, इट्स अ गुड डिविएशन। तो ये पॉजिटिव पैरामीटर है, पॉजिटिव मेट्रिक है। नेक्स्ट चलते हैं शार्प रेशियो। इट इज़ एन एडजस्टेड रिटर्न। अगर आप रिस्क निकाल दें तो कितना रिटर्न हमें दे रहा है। तो -0.28 है, इट शुड बी पॉजिटिव। तो मैंने इसको नेगेटिव रेट किया इस पैरामीटर पे। नेक्स्ट पैरामीटर सॉर्टिनो इज ऑल्सो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, कि अगर आप रिस्क निकाल दें इसके रिटर्न में से तो कितना आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा। अगेन -0.28 है, इट इज़ नॉट वेरी गुड, तो इसको मैंने अगेन नेगेटिव मार्क किया हुआ है। अल्फा है, ये बाकी अपने फंड्स, बाकी कंपैरिजन में जो फंड्स होते हैं उनसे कितना ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। तो -2.9 है, अगेन इट इज़ नॉट वेरी गुड, इट शुड बी मोर। कुछ कुछ फंड्स की 4-5 के आसपास अल्फा है। नेक्स्ट चलते हैं बीटा। बीटा इज कितना डिविएट करता है अपने अंडरलाइंग इंडेक्स से। तो इसका अंडरलाइंग इंडेक्स बेंचमार्क 500 है, सॉरी निफ्टी 500 है। तो निफ्टी 500 से ये 0.96 ही डिविएट कर रहा है, विच इज़ अ गुड साइन। तो इसके लिए मैंने इसको पॉजिटिव मार्क किया है। अब नेक्स्ट पैरामीटर पे चलते हैं, आर स्क्वेड। आर स्क्वेड इज बेसिकली इट्स डिविएशन। तो ये 0.91 है, विच इज़ गुड, तो मैंने इसको पॉजिटिव मार्क किया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स 23 है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड साइन। आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक्स नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा 50-60 स्टॉक हो जाते हैं तो आप उसमें 2-3% ही इन्वेस्ट करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे यू आर मेकिंग अ लॉस। मतलब आपको एवरेज आउट कर दिया आपने प्रॉफिट को। जो छोटे, जो अच्छे फंड्स हैं उसमें भी आपने 2-3% इन्वेस्ट किया, जो बड़े फंड, जो सॉरी जो अच्छे स्टॉक्स हैं उसमें भी आपने सिर्फ 2-3% इन्वेस्ट किया, जो खराब स्टॉक्स हैं उनमें भी 2-3% इन्वेस्ट होगा। तो आपका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो सब एवरेज आउट हो जाता है। तो आप कम स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए बट उनसे अच्छा रिटर्न लीजिए, वो अच्छे स्टॉक्स होने चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव पैरामीटर है, इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव किया। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,49,304 है, विच इज़ वेरी गुड। इट इज़ वन ऑफ द बिगर फंड्स, ये बिल्कुल लार्ज कैप फंड के बराबर है। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग, मैंने इसको पॉजिटिव मार्क किया है।
concentration 92% giant and large कैप में है, विच इज़ अगेन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन टुडेज टाइम। आपको बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, जिनको कोई स्ट्रेस नहीं है, जिनका बहुत अच्छा मोट है, जो फाइनेंशियली बड़ी स्टेबल हैं, जिनके प्रमोटर्स बहुत अच्छे हैं, जिनका अच्छा जिनकी जिनके पब्लिक के पास में जिनकी अच्छी शेयर होल्डिंग है, डीआईएस में म्यूचुअल फंड्स हो गए, या जो एफ हैं या डी हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट है, वैसे स्टॉक्स आपको चाहिए। तो इसकी 92% जाइंट एंड लार्ज स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है। तो उस पर्सपेक्टिव से इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। इट इज एक्चुअली अ लार्ज कैप फंड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। टॉप 50% में 8 स्टॉक्स हैं, तो 8 स्टॉक्स में 50% होल्डिंग है, और रिमेनिंग जो 15 स्टॉक्स हैं उनमें 50% होल्डिंग है। तो इट्स अ पॉजिटिव साइन। टॉप 10 स्टॉक्स का वेट 61% है, इसीलिए मैंने कहा कि इट इज़ फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अ वेरी लार्ज कैप फंड। अब इसकी पोर्टफोलियो अगर हम देखें, एच डी एफ सी बैंक अ रियली गुड कंपनी, या एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस, इट्स एन इंश्योरेंस कंपनी, वेरी गुड। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में और भारतीय एयरटेल के बारे में आपको पता ही है। एयरटेल टेलीकॉम बिजनेस में, भारतीय सॉरी रिलायंस इज लाइक जियो का प्लेटफॉर्म हो गया, रिलायंस रिटेल हो गया, रिलायंस का ऑयल एंड गैस का नेटवर्क हो गया। सो इट इज इन्वेस्टिंग इन द टॉप 4, जो निफ्टी की टॉप 4 नहीं, बट एटलीस्ट एच डी एफ सी बैंक, रिलायंस, दे आर द टॉप 2 निफ्टी कंपनीज। एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस, भारतीय एयरटेल, ये सब निफ्टी की टॉप 12-13 कंपनीज हैं। इन्फोसिस, टीसीएस, पता ये बोथ आर पार्ट ऑफ निफ्टी टॉप 10। मारुति सुजुकी सेम थिंग, निफ्टी की टॉप 12-13 कंपनीज में होगी। एच डी एफ सी भी सेम, और यूनाइटेड स्पिरिट्स। सो इट इज़ अ वेल स्प्रेड आउट पोर्टफोलियो। आपके पास बैंक्स हैं, आपके पास इंश्योरेंस है, आपके पास टेलीकॉम है, रिटेल है, आईटी है, ऑटो है, एनबीएफसी, एच डी एफ सी इज द बिगेस्ट होम लोन कंपनी या हाउसिंग लोन कंपनी, और इट इज़ वेरी सॉलिड एंड स्टेबल कंपनी। एफ आई इसकी काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, बोथ इन एच डी एफ सी बैंक एंड एच डी एफ सी। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड पोर्टफोलियो, मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी पॉजिटिव पोर्टफोलियो, और मैं इन स्टॉक्स में डायरेक्टली या थ्रू अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करना चाहूँ। सो ओवरऑल मैंने इसको 3 स्टार दिए आउट ऑफ 5, क्योंकि कुछ पैरामीटर्स पे नेगेटिव है। ओवरऑल 15 आउट ऑफ 23 आर पॉजिटिव। इट्स अ वेरी लिक्विड फंड, क्योंकि इसके पास जो AUM है काफ़ी ज़्यादा है। इट्स अ वेरी स्टेबल फंड। मोतीलाल ओसवाल की काफ़ी अच्छी थॉट प्रोसेस है, काफ़ी अच्छी लॉजिक है जिसके थ्रू वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैंने और भी कुछ 4-5 फंड्स रिव्यू किए हुए हैं, उनके वीडियोस आप जाके देख सकते हैं। मेरी म्यूचुअल फंड की सीरीज़ है। SBI निफ्टी 50 ETF है, जिसकी 5 स्टार रेटिंग है। उसको सिर्फ 18 पैरामीटर्स पे मैंने असेस किया था, क्योंकि वो इट्स एन ETF, तो कुछ कुछ पैरामीटर्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो इट वाज पॉजिटिव ऑन 15 आउट ऑफ 18। एक्सिस ब्लू चिप इज ऑल्सो अनदर रियली गुड फंड। इट इज पॉजिटिव ऑन 21 आउट ऑफ 23 पैरामीटर्स, तो वो 5 स्टार फंड है। मोतीलाल ओसवाल Nasdaq 100 FOF, it is positive on 6 out of 8. Again, it's a US इन्वेस्टमेंट व्हीकल। अगर आप यूएस के स्टॉक्स में, फैंगमैन में स्पेसिफिकली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दैट्स अ वेरी गुड फंड टू इन्वेस्ट थ्रू। कोटक मल्टी कैप और SBI ब्लू चिप। तो अगर आप कंपेयर करेंगे कोटक मल्टी कैप अगेंस्ट मोतीलाल ओसवाल, बोथ आर मल्टी कैप फंड्स, तो मेरी प्रेफरेंस होगी कि मोतीलाल ओसवाल इज अ बिट बेटर। बट एट द सेम टाइम एक्सिस ब्लू चिप को आप देखेंगे, दैट्स अ गुड फंड। एट द सेम टाइम एक्सिस का फोकस 25 फंड है, मैं उसका रिव्यू बना रहा हूँ और 1-2 दिन में मैं उसको डालूंगा। एक्सिस फोकस 25 फंड इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेरी गुड फंड, तो आप इन फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। SBI ब्लू चिप इज अ 3 स्टार। SBI ब्लू चिप थोड़ा सा लैक करने लगा है अब। अगर आप एक्सिस ब्लू चिप और SBI ब्लू चिप को देखेंगे, दे आर बोथ लार्ज कैप, बट टर्न्स आउट टू बी कि एक्सिस ब्लू चिप थोड़ा बेटर है। तो मैं इन सबको सिर्फ शेयर कर रहा हूँ, ये सारे डेटा पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी फंड में इन्वेस्टेड हैं, तो आप रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या ये डेटा पॉइंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या ये आपको अपील कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ ये अच्छे डेटा पॉइंट्स हैं, आपको उन फंड्स में इन्वेस्ट करते रहना चाहिए या नहीं करते रहना चाहिए, तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप कोई और नए फंड्स ढूंढ रहे थे, तो आप इस डेटा को देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस फंड्स में आगे के लिए इन्वेस्ट करना है। मैंने सिर्फ आपको डेटा पॉइंट्स शेयर किए, मैंने सिर्फ आपको डेटा शेयर किया है इन 23 पैरामीटर्स पर। अब आगे आपको डिसाइड करना है कि आपको इन फंड्स में कैसे एक्शन करना है। तो आगे चलते हैं। तो अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के जितने भी वीडियोस आते रहेंगे वो आपको आपकी सब्सक्रिप्शन लिस्ट में मिलते
मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कशन करें, उनसे कंसल्ट करें, उनसे पूछें कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप अपनी डिस्क्रिप्शन यूज़ करें, आप अपनी खुद की रिसर्च करें और अपनी जजमेंट यूज़ करें, उसके बाद ही आप कोई एक्शन लें। स्टॉक मार्केट में हेवी लॉसेस हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स आर बेस्ड ऑन स्टॉक मार्केट, तो आपको अगेन देखना है कि आप प्रॉपर रिसर्च करके ही कोई इन्वेस्टमेंट करें, अदरवाइज लॉसेस होने के अच्छे चांसेस हैं। और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो बहुत खुशी होगी, और लॉस होता है तो दुख होगा। बट अगेन आई और माई चैनल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस इनकर्ड बाय द व्यूअर्स। अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड या स्टॉक के बारे में पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं उसके बारे में वीडियो बना के या एटलीस्ट आपको रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। और अलर्ट बटन, यहाँ पे नोटिफिकेशंस में अलर्ट आता है, तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं। अगर कोई मेरा नया वीडियो आएगा तो वो आपको दिखेगा, वहाँ पे आपको अलर्ट आ जाएगा। और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपकी सब्सक्रिप्शन लिस्ट में आगे के वीडियोस आते रहें। आप सब्सक्रिप्शन में जाके देख सकते हैं या जो जो वीडियोस आए हुए हैं, और आपके पास जब टाइम हो तो आप अपना, या जब भी आप अपनी म्यूचुअल फंड्स की प्लानिंग कर रहे हो तो आप उस टाइम पे देख सकते हैं। फाइनली आई वुड लाइक टू रैप अप। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय।